वेलकम बैक टू द चैनल ATP मंत्रा। दिस इज़ प्रियंक और उद्योग चंद को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हमारा जो पर्पज़ है उद्योग चंद को जानना। इससे जस्ट पहले बाज बहादुर चंद को ट्रिक्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया। उद्योग चंद की बारी आएगी। सबसे पहली बात जब उद्योग चंद को ध्यान में रखें तो उद्योग चंद को आप समझो कि बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी राजा, एक तरीके से अगर मैं कहूँ, नेपाल साथ ही साथ गढ़वाल और नेपाल दोनों को एक साथ हैंडल करने वाला राजा अगर मैं कहूँ तो वो उद्योग चंद है। उद्योग चंद अपने आप में इसको हम कह सकते हैं अटैकर। आप कहें इसे, ये अटैकर है, बिल्कुल अटैक करने वाला, ठीक है। बड़ा ही शक्तिशाली राजा आप कहो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए मैं इसका इतना बखान कर रहा हूँ क्योंकि उद्योग चंद को जब भी आप समझें तो आप ये समझें कि नेपाल पर सीधे अटैक करने वाला भारती चंद के बाद जो दूसरा राजा बनेगा वो उद्योग चंद बनेगा। पहली बात तो इतनी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेपाल एज वेल एज गढ़वाल दोनों को एक साथ कंट्रोल करने वाला कौन है? उद्योग चंद है। ठीक हो गया। उद्योग चंद के बारे में जब मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके टाइम पीरियड में गढ़वाल में राजा कौन था, इसके टाइम पीरियड के दौरान डोटी यानी कि नेपाल में राजा कौन था, और साथ ही साथ जो ये दिल्ली दरबार में उस टाइम मुग़ल तो थे ही, है ना, तो उस टाइम पे कौन था। तो जब गढ़वाल की बात करूँ तो ध्यान रखेंगे मेदिनी शाह हालांकि बहुत ही छोटे टाइम के लिए राजा बना था। उसके बाद हमें जानकारी मिलेगी फतेहपति शाह। यस, फतेहपति शाह जो था इसके साथ इसका काफ़ी मतलब, है ना, युद्ध टाइप के चलते रहेंगे। और डोटी नेपाल का शासक हमें देखने को मिलेगा देवपाल और ये बाज बहादुर चंद के टाइम में भी देवपाल ही था। और दिल्ली में कौन है? औरंगजेब। यस, औरंगजेब ही दिल्ली में शासन कर रहा होगा। औरंगजेब से इतनी ज़्यादा जानकारी इसने जो है पंगा नहीं लिया मोल, लेकिन इन दोनों की नाक में इसने बिल्कुल दम किया है, ठीक है। फतेहपति शाह ध्यान रखेंगे, देवपाल को ध्यान में रखेंगे। जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि उद्योग चंद जो है इट इज़ अटैकर, ठीक है। मैंने कहा दिस इज़ अटैकर, ठीक है। तो अगर ये अटैकर है, ये यहाँ भी अटैक कर रहा है, यहाँ भी अटैक कर रहा है, बार बार अटैक करेगा, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि इसकी एक अच्छी खासी सेना इसको चाहिए। सेना चाहिए तो सेना को लीड करने के लिए सेनापति भी चाहिए। एग्जैक्टली आप अब रिलेट कर पाएंगे उद्योग चंद के ना जो हमें सेनापति जानने हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके सेनापति हमें 3 जानने को मिलेंगे। अब तक किसी भी जितने भी राजा हमने किए 50 से 51वें क्रम का राजा है, ठीक है। इससे पहले 50 राजा हो चुके, तो उनमें हमें सेनापति तो वैसे रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो फेमस सेनापति रहे उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त है, जो कि एक ही थे। लेकिन इसके अकेले के 3 सेनापति हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि अटैकर है ना, दोनों को हैंडल करना है भाई इसने, ठीक है। तो एक है मैसीसा, इस तरीके से याद रखें, मैसीसा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है हीरू देउबा, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। और एक है लास्ट है शिरोमणि जोशी, ठीक है। ये 3 इसके सेनापति रहे। आई होप आपको बात समझ में आ पा रही होगी। उद्योग चंद से हमें कैसे रिलेट करना है ये आप समझ पा रहे होंगे। ऑल गुड। तो इतनी सी बात को अगर मैं मिटाऊँ, अब मैं अगर उद्योग चंद के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो अगर यहाँ पर करना शुरू करें तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 1600 का टाइम पीरियड ही चल रहा है, टाइम है 78 का, 1678, ठीक है। इस दौरान उद्योग चंद, जैसे कि मैंने कहा, बड़ा ही अटैकर है, बड़ा पराक्रमी शक्तिशाली राजा, ठीक है। तो ये जो है राजा बनते ही, यानी कि इसका टाइम पीरियड भी यही है गद्दी में बैठने का, राजा बनते ही ये अटैक कर देता है गढ़वाल पर। गढ़वाल के, अब ध्यान से आप देखते रहेंगे, बधानगढ़ पर अटैक कर देता है ये, ठीक है। गढ़वाल पे अटैक कर दिया इसने, जीत भी जाता है ऑब्वियसली, है ना। और यहाँ पे जो है इसका जो पहला सेनापति है जिसका नाम है मैसी शाह, वो जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो मैसी शाह किसका सेनापति? उद्योग चंद का। किस युद्ध में मारा गया? बधानगढ़ अटैक, इस टाइम पे मारा गया। ठीक तुरंत इसी के बाद, चैन नहीं है इसे, देखो, चांदपुरगढ़ पर भी अटैक करेगा, उसे भी कब्जे में लेगा, ठीक है। तो बैक टू बैक जब गढ़वाल पे अटैक हुए तो फतेहपति शाह परेशान, जैसे कि मैंने बताया गढ़वाल का राजा फतेहपति शाह था, वो परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा बात को यार, कैसे क्या वो हैंडल नहीं कर पा रहा चीज़ों को। तो फिर टाइम आ रहा है, बैक टू बैक डेट्स हैं ये 1680 का। 1680 में फतेहपति, ठीक है जी,
और साथ ही साथ देवपाल। अब आप समझ पा रहे हैं, फतेहपति शाह गढ़वाल का राजा और देवपाल डोटी नेपाल का राजा, ये दोनों कर रहे हैं आपस में संधि। इन दोनों ने आपस में क्या कर ली? संधि कर ली। किसके खिलाफ? हमारे उद्योग चंद के खिलाफ इन्होंने संधि कर ली। ऐसे नहीं होगी बात, इसको जो है बिल्कुल एक संधि के तहत जो है इस पर अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उद्योग चंद को ले लेते हैं। तो इस अब क्या होता है, अब दोनों मिल गए हैं। तो फतेहपति यहाँ से अटैक करता है गढ़वाल से द्वाराहाट क्षेत्र पे, द्वाराहाट और दूनागिरी नामक क्षेत्र पे जो है ये अटैक करना चालू कर देता है। किसके ऊपर? उद्योग चंद के ऊपर। यहाँ से जो देवपाल है, देवपाल अटैक कर देता है काली कुमाऊँ नामक क्षेत्र पे। काली कुमाऊँ कहाँ है? चंपावत, है ना। ये काली कुमाऊँ और ये अल्मोड़ा, यहाँ जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसने यहाँ अटैक किया, इसने यहाँ अटैक किया, ठीक है, दोनों एक साथ। अब देखो आप, ठीक है, अब क्या होगा उद्योग चंद का? अब तो काम तमाम होगा। लेकिन नहीं, उद्योग चंद बहुत ही पराक्रम के साथ यहाँ से द्वाराहाट दूनागिरी से फतेहपति को भी खदेड़ता है और देवपाल को काली कुमाऊँ से भी खदेड़ देता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए तो मैं उद्योग चंद को इतना जो है हाईलाइट कर रहा था। तो ये जो है दोनों सेनाओं को खदेड़ देगा। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? दोनों सेनाओं लिख देता हूँ, ऐसे ही आपको समझना ही तो है। दोनों सेनाओं को खदेड़ देगा ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खदेड़ जरूर देगा ये, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। राजा बनते ही इसने बधानगढ़ पर अटैक किया, उसके तुरंत बाद चांदपुर पर अटैक किया। फतेहपति परेशान, इसने देवपाल से मिलकर जो है कहा कि ऐसे इसको हराना पड़ेगा। इसने यहाँ से अटैक किया, इसने द्वाराहाट दूनागिरी पर अटैक किया, उसने काली कुमाऊँ पर अटैक किया, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए इसका ये, ठीक है। उद्योग चंद अपने आप में बड़ा शक्तिशाली राजा है चंद्रवंश का, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है, अब दोनों सेनाओं को खदेड़ने के बाद ये एक बहुत ही ज़रूरी काम करता है। ये क्या करता है? सैन्य छावनियाँ स्थापित करता है। सैन्य छावनियाँ स्थापित करने वाला अब तक पहला राजा हमारे पास यही जानने को मिल रहा है। बहुत ही अहम जानकारी है ये। अब ये कहाँ स्थापित करता है? वहीं पर द्वाराहाट, जहाँ पर अटैक हुआ था, द्वाराहाट और दूनागिरी नामक क्षेत्र पे करता है। प्लस ये जो है चंपावत में करता है, ठीक है, काली कुमाऊँ वाले क्षेत्र में। वहीं पर जो है ब्रह्मदेव की जो मंडी है, ब्रह्मदेव मंडी है ना, टनकपुर वाला क्षेत्र, इसको हम चंपावती कहेंगे। टनकपुर चंपावत में पड़ता है, वहाँ पे करता है। साथ ही साथ सौर में भी जो है ये सैन्य छावनियाँ स्थापित कर देता है। सारी टुकड़ियाँ बिल्कुल एकदम ऑक्यूपाइड करके वहाँ पर स्थापित कर रखी हैं। हैंडल कर रहा है गढ़वाल को और इधर से नेपाल को, है ना, इधर से नेपाल को, इधर से गढ़वाल को, दोनों को हैंडल कर रहा है, ठीक है, अपने आप में बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है शहंशाह की तरह। सैन्य छावनियाँ इसने स्थापित कर दी। अब ये 80 की बात है। अब क्या हुआ कि 2 साल बाद, यानी कि 82 का टाइम आ रहा है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम कहानी को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, कह रहा था ऑल सेट, सब बढ़िया है जी, ठीक है, अब क्यों ना प्रयाग घूम के आते हैं इसी खुशी में। दोनों का दबदबा कायम किया हुआ है मैंने, है ना, दोनों पे दबदबा अपना कायम है। तो एक काम करता हूँ, प्रयाग जाता हूँ और वहाँ पर जो है रघुनाथ घाट है, वहाँ पर स्नान करके आता हूँ। ऊपर वाले की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। रघुनाथ, है ना, रघुनाथ घाट में जाता है नहाने, है ना, स्नान करने। घाट है तो नहाने जाएगा, ओके, तो वहाँ चला जाता है ये मौका पाके, ठीक है। मौका पाके, इसी चीज़ का मौका पाके क्या करता है, ये जो देवपाल है वो काली कुमाऊँ में वापस से अटैक कर देता है और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ऐसी कुछ बात हमें जानने को मिलती है। तो बात कर रहे हैं 1682 में, ठीक है, 80 का टाइम हो गया। तो 1682 में आपको कहानी समझ में आ गई। तो 1682 में वो जो है कहाँ चला गया? प्रयाग गया था, है ना, प्रयाग गया था। तो इसी का मौका पाके ये क्या करता है, जो देवपाल है, यहाँ पर देवपाल बनाते हैं, जो देवपाल है ये अटैक कर देता है। कब? 1682 का ही टाइम हमें देखने को मिल रहा है काली कुमाऊँ में। काली कुमाऊँ में ये चुपके से, है ना, कि राजा तो है नहीं यहाँ पे, तो अब मौका है, इसको अटैक करना चाहिए, उसको हराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खदेड़ा होता है ना, तो एक तरीके से जैसा कि मैंने बताया, भारती चंद के बाद डोटी पर अटैक करने वाला, डोटी के अंदर घुस के मारने वाला उद्योग चंद ही है, ठीक है। तो देवपाल भी परेशान है इससे, तो काली कुमाऊँ में इसने अटैक किया। अब क्या हुआ कि 83 में जब इसने कहा कि अच्छा बेटा तूने अटैक किया, ये इसके ऊपर अटैक करता है डोटी। तो डोटी आक्रमण करता है वापस से, ठीक है, डोटी आक्रमण करता है, देवपाल पे आक्रमण कर देता है जस्ट 1 साल बाद पूरी तैयारी के साथ। तो हार जाता है। अजमेर गढ़ कब्जे में,
ठीक है, अजमेरगढ़ पर कब्जा कर लेता। अभी अजमेरगढ़ कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसकी? देवपाल की। यस एग्जैक्टली, आप समझ पा रहे हैं, राजधानी के अंदर घुसना यानी कि बहुत बड़ी बात है, और वहाँ से इसको जो है भगाना, ये वहाँ से भी भाग जाता है, ठीक है, अजमेरगढ़ पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले तो ये 83 में डोटी पर अटैक करता है, ठीक है, डोटी पर अटैक करता है, ये जो है देवपाल भाग गया वहाँ से, भागता है अजमेरगढ़ अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहाँ घुस जाता है उद्योगचंद, ठीक है, और वहाँ से भी इसको भगा देता है एक तरीके से, ठीक है, तो ये कब्जे में कर लेता है। तो इस युद्ध में क्या होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसका जो दूसरा सेनापति था जिसका नाम था हीरू देवबा, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हीरू देवबा यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। 83 ये सारी बात आपने नोट कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहानी क्या चली? कहानी ये चली कि ये जो है 82 में रघुनाथ मंदिर गया था, दोनों यहाँ से नेपाल और वहाँ से जो है गढ़वाल, दोनों को इसने जो है कब्जे में कर रखा था, सैन्य छावनियाँ स्थापित करके आराम से प्रयाग गया था रघुनाथ घाट में नहाने। तो वापस से डोटी का राजा इस पर अटैक कर देता है, ठीक है, काली कुमाऊँ को अपने कब्जे में ले लेता है। एक साल बाद 82 में गया था, 83 में जो है ये अजमेरगढ़, हमारी कहानी चली 83 में, ये जो है अजमेर और उद्योगचंद अजमेरगढ़ पे कब्जा कर लेता है। और अजमेरगढ़ मैंने आपको बताया कि ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है नेपाल की, है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी डोटी के राजा की। इतनी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। डोटी का राजा वापस से जो है अब राजधानी में घुस के मारा है भाई, उसके आत्मसम्मान पे बात आ गई है, तो वो बिल्कुल छटपटा रहा है, फिर भी जो है अपने अधिकार के लिए, है ना, अपने सम्मान के लिए बार बार जो है इनमें चलता रहेगा। तो फिर फाइनली 1688 में वापस से खैरागढ़ पर अटैक करता है। ये क्रम जारी है, ठीक है, लड़ाइयों का क्रम जारी है, लेकिन फिर जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी खैरागढ़ अटैक। कौन कर रहा है? उद्योगचंद ही कर रहा है। तो एक यहाँ पे संधि होती है, फिर जो होती है खैरागढ़ की संधि, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। खैरागढ़ की संधि हो जाती है किस किस के बीच में? उद्योगचंद और देवपाल के बीच में ये संधि होती है, ठीक है। अब इस संधि में क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि डोटी का राजा, इसको मैं हाईलाइट करूँगा, डोटी का राजा जो हो जाता है वो हो जाता है करदी। करदी का मतलब अब जो है डोटी का राजा चंद राजा यानी कि चंदों को, कुमाऊं के राजाओं को कर देगा। अपने आप में देखो, ये तो पासा पलटने वाली बात हो गई। जहाँ तक अभी हमने समझा, जाना, हमने ये जाना, सोमचंद जब स्थापना करता है चंद वंश की चंपावत क्षेत्र काली कुमाऊं में, तब जो है जयमल्ल जो है डोटी का राजा, उसके अंडर में, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो चंद राजा, इसके उद्योगचंद के जो पूर्वज हुआ करते थे, वो जो है डोटी राजाओं के अधीन हुआ करते थे। चंद लोग जो है डोटियों को कर देते थे, है ना, सामंत हुआ करते थे, अपना कर वहाँ पहुँचाते थे डोटियों के साथ। फिर भारतीय चंद आया निकल के, नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे। डोटी पर अटैक किया उसने, बिल्कुल कब्जा किया, बिल्कुल अंदर घुस के मारा उसने, है ना, भारतीय चंद ने। तो कहीं ना कहीं से वहाँ से ये लोग फिर उठे, है ना, चंद राजा उठे और उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। डोटियों की जो है मतलब उनकी अधीनता को स्वीकारा नहीं। तो इसी क्रम में उद्योगचंद जब आया तो इसने इतना बड़ा काम कर दिया कि डोटी एक टाइम पे, जिसको जो है चंद राजा इसके पूर्वज कर दिया करते थे, अब डोटी का राजा इन्हें कर देगा, है ना, ये उल्टा हो गया है। तो ठीक है, डोटी का राजा अब कर दी हो गया भैया। डोटी के राजा को अब फाइनली क्या करना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा चंद राजा को। कर देने का मतलब समझ रहे हो आप? नेपाल को भी मिला लिया है कुछ टाइम के लिए इसने चंद वंश में, यानी कि कुमाऊं के क्षेत्र में मिला लिया, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कर देने वाला है। लेकिन नहीं, बात ये थोड़े टाइम तक ही चलेगी, उसके बाद टाइम आएगा, ठीक है, ये खैरागढ़ की संधि हो गई, हाँ ठीक है। उसके बाद जो टाइम आएगा, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है, टाइम लाइन। उसके बाद टाइम आता है 96 का। इस दौरान जो डोटी का राजा होता है, अब वो कर देने से मना कर देता है। उसने कर देने से मना कर दिया वापस से, ये क्या बात है ना?
लेकिन कुछ टाइम तक के लिए कर इसने दिया, इसके अधीन रहा, लेकिन डोटी के राजा ने फिर कर देने से मना कर दिया। वापस से फिर अटैक करता है ये, वापस से युद्ध होता है। और एक है जुराइल दीपाइल, ये ध्यान में रखेंगे आप, जुराइल दीपाइल, जुराइल दीपाइल, ये जो है शीतकालीन राजधानी है। क्या है? शीतकालीन राजधानी किसकी? डोटी की, है ना, नेपाल की शीतकालीन राजधानी। यहाँ भी डोटी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये अटैक कर देता है। अच्छा बेटा, क्यों नहीं देगा कर, है ना, वापस से अटैक कर देता है। लेकिन अब इस युद्ध में उद्योगचंद की हार हो जाती है, उद्योगचंद बुरी तरीके से हार जाता है। साथ ही साथ इसका जो सेनापति है, जिसका नाम लास्ट है शिरोमणि जोशी, जो कि अंतिम सेनापति शिरोमणि जोशी, वो जो है इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, ये मारा नहीं गया, इसको सर्कल में नहीं कर रहा हूँ, ये तो हार गया, लेकिन शिरोमणि जोशी जो है मारा गया है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ओके, दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, तो शिरोमणि जोशी लिखा है मैंने यहाँ पे, उद्योगचंद हार गया, शिरोमणि जोशी जो है वीरगति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद हालांकि अब उद्योगचंद हार जाता है। ठीक है, वापस से डोटी स्वतंत्र हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उद्योगचंद ने ही डोटी के राजा को बाध्य किया कि अब तुम हमें कर दोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इसलिए तो इसको मैं इतना अटैकर और बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी कह रहा था। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब फाइनली फिर क्या हुआ, अब बुरी तरीके से हारा है। तो इस युद्ध के बाद तो उद्योगचंद ने युद्ध करने से तौबाई कर ली। ठीक है, वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, उसको इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उसने कहा भैया युद्ध करना बेकार है, तो युद्ध फिर उसने नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद क्या होता है, ध्यान देंगे, इसके बाद जो है ये जो है शांति की तलाश में निकल जाता है, शांति की खोज में। फिर युद्ध करने से तौबा कर लेता है, शांति की खोज में निकल पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे फिर ये धार्मिक कार्य करता है कि भैया बहुत हो गया अब तो, है ना, तो मतलब इसने अब धार्मिक कार्य काफ़ी किए, तो इसीलिए इसको जो है तपस्वी राजा कहा गया। तपस्वी, इसको क्या बोला गया? तपस्वी राजा की संज्ञा किसको प्राप्त है? उद्योगचंद को। और इसको धार्मिक राजा भी इसीलिए ही कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। धार्मिक राजा कौन है? उद्योगचंद। तपस्वी राजा कौन है? उद्योगचंद। इतनी सी बात हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसकी कहानी बताने का कोशिश किया कि उद्योगचंद आखिरकार कैसा राजा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखो, द्य है, यहाँ से जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करेंगे। द्य से आप एक ध्याई माता, ये एक रोग हो गया था इसको। ठीक है, माता, ध्याई माता का रोग इसको होता है। ये रोग, ये चीज़ हमें पता चलती है बरम ताम्रपत्र से। इसका एक ताम्रपत्र है, बरम ताम्रपत्र, जो कि पिथौरागढ़ में है। अच्छा, एक और चीज़, सारे राजाओं से चंद राजाओं से रिलेटेड जितने भी ताम्रपत्र हैं वो सारे एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो उसी क्रम में एक बरम ताम्रपत्र जो हमें प्राप्त है वो उद्योगचंद का प्राप्त है, जिसमें इसके ध्याई माता रोग के होने का वहाँ पर वर्णन है। एक वैद्य के बारे में भी जानकारी मिलती है जिसका नाम है वरदेव। वो वरदेव जो है इसका वैद्य रहा होगा, तो वो इसको जो है ठीक कर देता है, तो साथ ही साथ इसको कुछ भूमि भी ध्यान देता है ये, है ना। तो ये बात हो गई। अब त से मैं रिलेट करूँगा। देखो, त से तल्ला महल, मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया था, तल्ला महल उद्योगचंद बनाएगा, साथ ही साथ रंग महल भी इसने बनाया, रंग महल। अब जब मैं निर्माण की बात कर रहा हूँ तो एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ जाएगी तुरंत, और वो है अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इसी ने बनाया है। जो फेमस मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, वो इसी ने बनवाया। ठीक है, इतनी सी बात। रंग महल, ये सब इसने, ये यहाँ से रिलेट किया मैंने तो से। ठीक है, इतनी सी बात। कुछ और बातें इसके बारे में जानने को मिलती हैं, वो ये कि इसने जो है अपने जब ये राजा था तो इसने जो है एक दशे भवन बनाया था, ये भी हमें जानकारी मिलती है। थोड़ा सा ये त्योहार वगैरह भी काफ़ी मनाता था, ऐसे हम कह सकते हैं। दशे भवन यानी कि दशहरा मनाने के लिए, पर्टिकुलर उसका उत्सव मनाने के लिए इसने कोई दशे भवन बनाया था। और साथ ही साथ इसने जो है एक लक्ष्य दीपावली भी इसने बनाई थी, यानी कि 1 लाख दिए जलाए होंगे या कुछ ऐसे करके ना। इसने एक यज्ञ भी करवाया था जिसका नाम है क्या नाम है, ध्वजारोप करके ऐसे कुछ नाम है उसका। ठीक है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हाँ, उसने जो करवाया था शक्र ध्वजारोप यज्ञ इसने करवाया है। ठीक है, ये नोट्स में मेंशन है।
ऑल गुड। तो इसने जो है एक शक्र ध्वजारोप, है ना, हाँ ध्वजारोप तो याद है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, शक्र ध्वजारोप ऐसे करके एक यज्ञ इसने करवाया है। ठीक है, तो यज्ञ तो करवाया है, इतना तो ध्यान है। देखो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक तो वो कर ही जाता है ना। ध्वजारोप, शक्र ध्वजारोप यज्ञ जो कराया है वो किसने कराया है? उद्योग चंद ने ही करवाया था। ये जानकारी हमें मिलती है। और कहीं ना कहीं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका जो राजकवि था वो था जी मतीराम। कौन था? मतीराम। अच्छा, ये मतीराम को भी आप तो ऐसे ही रिलेट कर सकते हो। ये आया था जी महाराष्ट्र से। ठीक है, और इसकी एक फेमस कृति है, कृति यानी कि एक रचना हम कह सकते हैं, वो है फूल मंजरी। क्या है? इसलिए इम्पोर्टेंट है ये फूल मंजरी। फूल मंजरी किसके द्वारा रचित है? मतीराम। मतीराम जो है किसका राजकवि था? उद्योग चंद का। तो इतनी सी बात हमें यहाँ पे, इसके गुरु के नाम का भी हमें वर्णन मिलता है। उनका नाम है, अगर मैं आपको देख के थोड़ा सा बताऊँ ताकि गलती ना हो, रिद्धिगिरि गुसाई। इनका नाम है रिद्धिगिरि गुसाई। ये गिरी गुसाई, ये इसके गुरु का नाम भी हमें मेंशन मिलता है। तो ओवरऑल इतनी ही बातें हैं इसके बारे में उद्योग चंद। लेकिन ये ध्यान में ज़रूर रखना, भारती चंद के बाद दूसरा ऐसा राजा है जो डायरेक्ट तरीके से गढ़वाल पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। राजकवि मतीराम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी रचना है फूल मंजरी। ऑल गुड।